सभी विद्यार्थी कक्षा 12 के उनको मेरा नमस्कार। मैं आपका शिक्षक अशोक कुमार नरवर अपने चैनल अशोक कुमार नरवर में आपका स्वागत करता हूं। अब मैं हरिवंश राय बच्चन की जो हिंदी कक्षा 12 की आरोह भाग 2 उसके पाठ की जो दूसरी कविता है उसकी व्याख्या और उसका वाचन करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, यह आपके लिए बहुत परीक्षा उपयोगी होगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे लिखा, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ देखिए, इसमें बताया पथ रास्ता राह, मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य, राह का अंतिम बिंदु वह स्थान जहाँ पहुँचना है। दिन का पंथी सूरज, दिनकर सूर्य, ढलता समाप्त होता, अंत होता, अस्त होता। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता, आरोह के भाग 2 में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता का शीर्षक क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है या से उद्धृत है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। चलिए प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता की और उसके निरंतर चलायमान होने का सुंदर वर्णन किया है। परिवर्तनशीलता किसकी? समय की परिवर्तनशीलता और उसके निरंतर चलायमान होने का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या में क्या कहते हैं कवि समय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहता है कि समय निरंतर परिवर्तनशील है, वह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अतः तेजी से व्यतीत होते हुए समय को देखकर रास्ते पर चलने वाला राहगीर अथवा दिन का पथिक सूर्य दिन भर की थकान के बाद भी अपनी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ाता है। जल्दी दिन के ढलने से उत्पन्न अंधेरा होने की आशंका से घिरा पथिक मंजिल को समीप पाकर और अधिक ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ अपने अंतिम लक्ष्य की ओर दोगुने उत्साह से चल पड़ता है। कवि के अनुसार पथिक की व्याकुलता से बेपरवाह दिन तेजी के साथ व्यतीत होता है। व्याकुलता से बेपरवाह किसकी? पथिक की। वह दिन तेजी से के साथ व्यतीत होता है या तेजी से व्यतीत होता है। काव्य सुंदर में देखिए, कवि ने समय के महत्व को प्रतिपादित किया है। पद्यांश में पथिक द्वारा जल्दी से मंजिल को पाने की व्यग्रता स्पष्ट हुई है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और जल्दी जल्दी में जावर्ण और दावर्ण की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की पहचान है कि जब भी शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ न बदले तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। लेकिन जब भी शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थ हर बार अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। भाषा सरल, सहज, सरस एवं भावानुकूल है, भावों के अनुकूल है। शांत रस विद्यमान है कविता में। तो शांत रस जहाँ होता है वहाँ पर प्रसाद शब्द गुण दृष्टिगोचर है। तो यहाँ प्रसाद गुण शब्द गुण दृष्टिगोचर है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। दूसरा अंतरा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए, प्रत्याशा उम्मीद, आशा, नीड़ घोंसला, पर पंख, चंचलता शीघ्रता, तेजी तीव्रता, गति। संदर्भ पूर्वत है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के शीर्षक दिन जल्दी जल्दी ढलता से उद्धृत है या अवतरित है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चन ने पंछी के उसके बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण किया है। कवि के अनुसार कोई चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए दाने की खोज में दूर किसी स्थान से वापस अपने बच्चों की ओर लौट रही होती है तो वह जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है।
उड़ते उड़ते वह सोचती है कि किस प्रकार भूख से व्याकुल उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा में घोंसलों से या घोंसले से झांक रहे होंगे। चिड़िया के मन में उपजा यह चित्र उसके थके शरीर एवं परों में यानी पंखों में एक नई ऊर्जा और तेजी भर देता है और वह अपने समस्त कष्टों को भूलकर अत्यंत शीघ्रता के साथ अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठती है। वास्तव में वह अंधेरा होने से पूर्व बाट जोहते अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है और इधर उड़ती चिड़िया के मनोभावों से बेखबर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता है। काव्य सौंदर्य देखिए, चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण है। समय की परिवर्तनशीलता को प्रतिपादित किया है। चिड़िया के बच्चों द्वारा माँ की प्रतीक्षा में घोंसलों से लगातार झांकने का चित्र मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। अगला है जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होगा क्योंकि जा और दा वर्ण की आवृत्ति हुई है। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। सांतरस एवं प्रसाद गुण विद्यमान है प्रस्तुत कविता में। भाषा सरल, सहज, सरस एवं करुणापूर्ण खड़ी बोली है, करुणा से भरी हुई है। तीसरा अंतरा क्या कहता है? मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर प्रश्न भी किया गया इसलिए प्रश्नालंकार भी यहाँ पर होगा। शब्दार्थ विकल माने व्याकुल, आतुर, हित के हित मीन्स होता है लिए पक्ष में, चंचल उतावला, गतिशील व्यग्र, शिथिल में होता है ढीला, सुस्त, मंद, मंथर, पद माने पैर, पाँव, कदम, और माने हृदय, विह्वलता व्याकुलता, बेचैनी, भाव आतुरता। संदर्भ पूर्वत है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के शीर्षक दिन जल्दी जल्दी ढलता से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर हरिवंश राय बच्चन है। प्रस्तुत अब ये प्रसंग में क्या प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा का यथार्थवादी चित्रण किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि इस जग में वह अकेला ही है। जीवन पथ पर बढ़ते बढ़ते वह सोचने लगता है कि उसका कोई ऐसा अपना प्रिय नहीं है जो उससे मिलने की आस में प्रतीक्षारत हो। इसलिए मैं किसका चेहरा स्मरण कर किसके हितार्थ अपने गंतव्य की ओर व्यग्रता के साथ बढ़ूं। भावनाओं के अथाह सागर में गोते लगाते हुए कवि सोचता है कि जीवन पथ पर चलते हुए उपर्युक्त प्रश्न पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। बढ़ते कदम सुस्त हो जाते हैं और हृदय वेदना और व्याकुलता से भर उठता है और इधर कवि की बेचैनी से बेपरवाह दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने अपने एकांकी जीवन से उत्पन्न कुंठा का सजीव चित्रण किया है या वर्णन किया है। अकारण पथिक अपने गंतव्य की ओर शीघ्रता से नहीं बढ़ता है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार दोनों ही हैं। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज, सरल, सरस, तत्सम, तद्भव शब्द प्रदान खड़ी बोली है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। अभ्यास प्रश्न देखिए क्या कहते हैं। कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगने वाले इन कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कविवर हरिवंश राय बच्चन जगजीवन का भार ढोने की बात करता है या करते हैं। कवि के अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में ही रहकर संसार के रीति रिवाजों का पालन करना होता है। भले ही यह दुनिया उसके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, उसे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों एवं जिम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ता है। कवि कहता है कि जग के साथ व्यक्ति का रिश्ता खट्टा मीठा होता है। कई विरोधाभास भी उसमें होते हैं। तब भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत एवं सजग रहना होता है अपने कर्तव्यों के प्रति। दूसरी ओर संसार की कुछ बातें कवि को कचोटती हैं, उसे पीड़ा पहुंचाती हैं।
ऐसे में कवि संसार की परवाह किए बिना अपनी ही सूफियाना मस्ती में जीने की बात कह उठता है। धन सुख वैभव के पीछे दौड़ रही दुनिया में कवि स्वयं को उसका हिस्सा नहीं पाता और बागी स्वर में इस दुनिया से इतर, इस दुनिया से दूर अपना प्रेममयी रास्ता चुनता है। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पे नादान भी होते हैं। जहाँ पे दाना रहते हैं वहीं पे नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, कवि कहता है कि यह संसार विरोधाभास मूलकों का एक जीवंत उदाहरण है। माने कवि कहता है कि यह संसार विरोधाभास मूलकों का एक जीवंत उदाहरण है। इसमें भला बुरा, अच्छाई बुराई, ऊंच नीच, सुख दुख, नर नारी, स्थूल सूक्ष्म सभी एक साथ पाए जाते हैं। इसी प्रकार इस जग में जहाँ एक ओर बुद्धिमान और समझदार लोग रहते हैं वहीं दूसरी ओर नासमझ और मूर्ख लोग भी निवास करते हैं। ज्ञानी लोग जहाँ परम सत्य ब्रह्म के तत्व को समझकर जीवन भर मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं वहीं मूर्ख लोग सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं और जीवन भर उसी भौतिक वैभव को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। संभवतया इसलिए कवि ने कहा है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यमक अलंकार से अलंकृत इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। पहला, और कवि के स्वभाव की विशेषता बताते हुए उसे एक भावना प्रधान व्यक्ति सिद्ध करता है। माने पहला और जो है शब्द वो कवि के स्वभाव की विशेषता को बताते हुए उसे एक भावना प्रधान व्यक्ति सिद्ध करता है। दूसरा और का प्रयोग तथा के रूप में हुआ है, जबकि तीसरे और से संसार के निवासियों की भौतिकवादी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। वास्तव में और शब्द कवि और जग के संबंधों में अंतर अथवा विरोधाभास का चित्रण करता है। यह कवि के व्यक्तित्व, उसकी प्रवृत्ति तथा उसके व्यवहार एवं जग की भौतिकवादी सोच तथा प्रवृत्ति के भेद का बोध कराता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, विरोधाभास अलंकार से अलंकृत इस पंक्ति का आशय यह है कि जहाँ एक और कवि जब अपने गीतों एवं रचनाओं का सस्वर पाठ करता है तो उसकी वाणी सुनने वालों को अत्यंत कोमल और मीठी लगती है। संवेदनशील हृदय से निकले कवि के उद्गारों में शीतलता होती है, किंतु वास्तविकता में कवि के गीतों में उसका विद्रोही स्वर छुपा है। वह इस प्रेम रहित स्वार्थी संसार को अस्वीकार करते हुए विरोध की अग्नि से भर उठता है और ऐसे में उसकी वाणी बाहर से शीतल होते हुए भी स्वयं में क्रोध की आग को समेटे रहती है। ये चौथा प्रश्न था। पांचवा, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? उत्तर, बच्चे अपने माता पिता के शीघ्र लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उनके माता पिता उनके लिए भोजन की तलाश में सुबह जल्दी घोंसलों से निकले होंगे। ऐसे में भूख से व्याकुल एवं माता पिता के वात्सल्य से वंचित बच्चे अपने अभिभावकों के जल्दी से जल्दी घर लौटने की प्रतीक्षा में आकुल रहते होंगे। वे यह आशा कर रहे होंगे कि वापस लौटने पर उनके माता पिता न सिर्फ उन्हें भोजन देंगे अपितु ढेर सारा स्नेह भी लुटाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि माता पिता के सानिध्य की प्रत्याशा में बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों से माने घोंसलों से झांक रहे होंगे। छठा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का आशय यह है कि समय परिवर्तनशील है। वह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, सदैव गतिमान रहता है, जो समय के साथ तालमेल मिलाते हुए अपने अभीष्ट यानी इच्छा
की प्राप्ति में निरंतर रत रहते हैं, अपने अभीष्ट की प्राप्ति में निरंतर रत रहते हैं, लगे रहते हैं, उन्हें उनकी मंजिल निश्चित रूप से मिलती है, उन्हें उनकी मंजिल निश्चित रूप से मिलती है। किंतु जो समय के महत्व से अनजान प्रमाद में डूबे रहते हैं, यानी भोग विलास में डूबे रहते हैं, उन्हें अंत में निराशा ही मिलती है। कहा भी गया है कि समय को उसी प्रकार खर्चो जिस प्रकार आप अपना धन अत्यंत चतुराई से खर्च करते हैं। समय को उसी प्रकार खर्चें जिस प्रकार आप अपना धन अत्यंत चतुराई से खर्च करते हो। कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति कई बार आई है और इससे कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की उत्पत्ति हुई है। साथ ही इस पंक्ति की कविता में बारंबारता आवृत्ति या बारंबार आवृत्ति से कविता में गेयता आ गई है और इसी कारण यह गीत और अधिक मधुर बन पड़ा है। ये छठा प्रश्न का उत्तर था। अब ये जो है कविता के आसपास के प्रश्न हैं, देख लेते हैं। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, ये देखिए। सुख दुख लाभ हानि आनंद कष्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना एक का अनुभव किए हुए दूसरे की सच्ची अनुभूति संभव नहीं है। मानव एक सामाजिक सांसारिक प्राणी है। संसार से उसका संबंध कष्टदायक होते हुए भी दिल चिरस्थायी है। माने संसार से मनुष्य का संबंध कष्टदायक होते हुए भी या कष्टदायी होते हुए भी चिरस्थायी है। जीवन पथ पर चलते चलते मिलने वाले कष्ट रूपी सूलों के बाद भी मानव अपने कर्म पथ से विमुख नहीं हो सकता। अतएव मानव के जीवन में कष्टों का आगमन अवश्यंभावी है। अतएव मानव के जीवन में कष्टों का आगमन आना जरूरी है, अवश्यंभावी। किंतु यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे पार पाता है। कुछ लोग थोड़ा सा कष्ट देखकर ही घबरा जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग कष्टों में भी अपना हौसला नहीं छोड़ते। यदि मनुष्य स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखते हुए कष्टों को जीवन का एक हिस्सा मानते हुए मुस्कुराकर कष्टों का सामना करता है, तो न सिर्फ कष्टों की तीव्रता और उनका प्रभाव कम हो जाता है, अपितु वह खुशी और मस्ती के साथ उन कष्टदायक दिनों को सफलतापूर्वक निकाल सकता है। साथ ही किसी का प्रेम रूपी संबल कुछ नया कर गुजरने की चाह और नित नई कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की प्रबल इच्छा भी मनुष्य को अनेक कष्टों के बाद भी मस्ती के साथ जीने का माहौल बना सकती है। हाँ, तो ये प्रश्न थे और इनमें ये बात कही गई थी। तो यहाँ पर ये अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर भी हैं, ये भी देख लेते हैं। इनमें क्या कहा गया है, इनमें देखिए, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। तो जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है कि सांसारिक रिश्ते नाते रीति रिवाजों और उनके कारण उत्पन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन से है। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का जो आशय है वो सांसारिक रिश्ते नाते रीति रिवाजों और उनके कारण उत्पन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन से है। इन उत्तरदायित्वों को ना चाहते हुए भी कवि निभाता है और दुनियादारी के साथ विरोधाभास होते हुए भी वह संसार के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन यापन करता है। दूसरा प्रश्न, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है। उत्तर, कवि के अनुसार यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं एवं धन वैभव को संग्रह करने में डूबा हुआ है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आपसी प्रेम से दूर बस अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में रत है। साथ ही इस संसार में दूसरे लोगों की चरण वंदना करने वालों की ही जय जयकार होती है। साथ ही इस संसार में दूसरों लोगों की चरण वंदना करने वालों की ही जय जयकार होती है। हृदय से रिश्ते बनाने वालों को यह संसार उपेक्षित दृष्टि से देखता है। माने जो हृदय से भावनाओं से रिश्ते बनाते हैं उनको संसार उपेक्षित दृष्टि से देखता है। अतः उपर्युक्त कारणों से यह संसार कवि को नहीं भाता और वह इसे अपूर्ण मानता है। तीसरा प्रश्न है, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है।
वह व्यथित क्यों है? कवि के हृदय में प्रेमाग्नि प्रज्वलित हो रही है जो उसे व्याकुल करती रहती है। वास्तव में वह अपने प्रेम में वियोग की अवस्था में है और इसी कारण से अत्यधिक दुखी और बेचैन है। कवि बच्चन के अनुसार नादान कौन है तथा क्यों है? कवि हरिवंश राय बच्चन के अनुसार नादान वे लोग हैं जो भौतिकता की अंधी दौड़ में अपने जीवन की दुर्गति कर रहे हैं। ऐसे लोग जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं की चाह में लगे रहते हैं। वास्तव में वे यह समझ नहीं पाते कि उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। कवि के अनुसार ऐसे स्वार्थी लोग जीवन भर संसार के मायाजाल में फंसे रहते हैं और जीवन के वास्तविक सत्य अथवा लक्ष्य को नहीं समझ पाते। 5वां प्रश्न है, कवि बच्चन और संसार में क्या भिन्नता है? कवि प्रेम का उपासक है। वह प्रेम की मस्ती में मस्त रहते हुए उसके आनंद में डूबा है। वह संसार को भी यही प्रेम मस्ती आनंद बांटना चाहता है, इसलिए वह अपने गीतों में अपने अंतस के प्रेममयी उद्गार लिए गाता फिरता है। दूसरी ओर संसार स्वार्थ पूर्ति एवं भौतिकवाद में डूबा हुआ है। मानव में मानवीय मूल्य विलुप्त हो गए हैं। उसे दूसरों की खुशी उपकार से कोई मतलब नहीं। वह तो प्रेम की मस्ती को भी व्यर्थ समझता है। अब 6वां प्रश्न है, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? पथिक दिन को तेज़ी से ढलता देख जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि कहीं उसके मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही अंधेरा न हो जाए। वैसे भी उसकी मंजिल भी अब उससे अधिक दूर नहीं है, अतः मंजिल को शीघ्रता से प्राप्त करने की चाह भी उसे पथ पर जल्दी जल्दी चलने के लिए प्रेरित करती है। 7वां प्रश्न, कौन सा विचार चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देता है? यानी कौन सा विचार चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देता है? सुबह जल्दी भोजन की खोज में अपने बच्चों से दूर गई चिड़िया जब संध्या काल में वापस अपने घोंसले की ओर उड़ रही होती है तो पूरे दिन की थकान के बाद भी उसके परों में एक अलग सी तीव्रता अथवा चंचलता होती है। वह यह सोचती है कि किसी प्रकार उसके भूख से व्याकुल बच्चे घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, यानी किसी प्रकार झांकते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने क्या कहा? वह यह सोचती है कि किसी प्रकार उसके बच्चे भूख से व्याकुल बच्चे घोंसलों से बाहर या घोंसले से बाहर झांकते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसका यही विचार उसके पंखों में नई ऊर्जा का संचार करता है और वह दुगने जोश और स्फूर्ति के साथ शीघ्र ही अपने बच्चों से मिलन की चाह में अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। 8वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न कवि के पैरों में को शिथिल कर देता है? कौन सा प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है? मंजिल की ओर बढ़ते कवि के मन में विचार आता है कि उसकी प्रतीक्षा में तो कोई भी व्याकुल नहीं होगा। उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी बाट जोहता हो, उसके प्रति अपने प्रेम प्रदर्शन को बेचैन हो। ऐसे विचार कवि के पैरों को जकड़ देते हैं और वह अपने पथ पर शिथिल हो उठता है। साथ ही उसका हृदय असीम विरह वेदना से भर जाता है। इस तरह से ये पूरे प्रश्नोत्तर थे और साथ में व्याख्याएं थी। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद।